Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel Science with Physics. आज हम पुनः आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक न्यू पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे। इसलिए अब आपको आवश्यकता होगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमने इस बार आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है और हम समझ रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके पास जो है कुछ सेक्शन है। ओके, वो सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन सभी में से अगर आप जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से रेडी कर लेते हैं तो ये आपके लिए हम समझ रहे हैं कि द बेस्ट होगा। और हम प्रत्येक सेक्शन से आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस के नंबर 16 क्वेश्चन के लगभग हैं। और हम समझ रहे हैं कि वो 16 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको पता ही है क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे चार्जेस हैं इन रेस्ट फॉर्म में, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट देखना है। ठीक है, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हम प्रत्येक सेक्शन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्या करेंगे कि रेडी करते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आप लोग पढ़े भी होंगे और बेसिक नॉलेज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों को कूलॉम्स लॉ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पे 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड करते हैं वो कूलॉम्स लॉ के ही द्वारा फाइंड करते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इस फार्मूले से हम लोग जो है रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स निकाल सकते हैं 2 चार्ज के बीच में। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो कूलॉम्स लॉ के बाद हमें बेसिक चीजें यहाँ पे बहुत ही जरूरी है जानना। ओके, वो कौन कौन सी चीजें हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, ठीक है, डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है आगे के लिए, हमें क्वेश्चन आसान बनाने के लिए ये बेसिक नॉलेज हमें बहुत जरूरी है कूलॉम्स लॉ के बाद। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। तो हम लोगों को पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन का डेरिवेशन करना है और ये डेरिवेशन हम लोग को एग्जामिनेशन में दिखाना होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और जो हमारा पॉइसन इक्वेशन है वो ये है, del स्क्वायर फाई - रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला हम लोगों को दिखाना होगा। और ये फार्मूला हम लोग कैसे दिखाएंगे? डाइवर्जेंस E ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लेकर के चलेंगे और ये फार्मूला हम लोगों को दिखाना होगा। दिस इज द पॉइसन इक्वेशन। ओके, इसको दिखाने के बाद अगर हम लोग चार्ज फ्री रीजन ले लेते हैं, मतलब कि ρ यदि हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, अगर ρ हम 0 ले लेते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में डेल स्क्वायर फाई = 0 आ जाएगा। और ये जो डेल स्क्वायर फाई = 0 आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैप्लास इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग जो है वो लैप्लास इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास लैप्लास इक्वेशन निकालने के बाद
इसका एप्लीकेशन भी है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग 3 टाइप से फाइंड करते हैं और वहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे लैप्लास इक्वेशन का, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, तब जाकर के जो है ये फाई की वैल्यू हमें निकलेगी। मतलब कि जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो हमने क्या बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करके दिखाएंगे। जिसके लिए पूछेगा पर्टिकुलर, कभी कभी जो है वो बोल देता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो लैप्लास इक्वेशन हमें फाइंड करिए, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, जिसके लिए भी कहेंगे उसके लिए हम लोग फाइंड करके दिखाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, जो भी हम लोग क्लोज सरफेस लेंगे उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को फाइंड करना होगा फॉर वैक्यूम के लिए, और वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस फॉर वैक्यूम दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू क्यू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इसकी वैल्यू पाई ई इक्वल टू ई डॉट थीटा ds, इस पे हम लोग वेक्टर लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है, इंटू क्यू, या q/ε0 भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये आएगा, दिस इज द गॉस लॉ। तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोगों को बताना है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि हमारा थिक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसी फार्मूले का यूज करके। तो उस कंडीशन में हम लोगों को देखने में क्या मिलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारी होती है σ/ε0, ठीक है। और यदि हम लोग को इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए फाइंड करना है, ओके, और वहां पे अगर वो थिक नहीं है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो σ/2ε0 आएगी। इस तरह से हम लोग ये चीज दिखाएंगे, ओके। ये इसका एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वो एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे। और पर्टिकुलर अगर किसी चीज के लिए बोलेगा एग्जामिनेशन में तो उसके लिए हम लोगों को फाइंड करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से थे। इसके अलावा भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। एक जो है वो क्वार्टर पोल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। क्वार्टर पोल का मतलब, ओके, क्वार्टर पोल का मतलब हम लोग 4 चार्जेस ले लेंगे और उनके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन इस बार जो सिलेबस में है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग रेडी कर लिए हो, लेकिन इस बार के सिलेबस में ये चीज रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो रेडी करें, ठीक है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप इसको रेडी करें, नहीं तो आप 4 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करना था, वो चीज निकाल करके आप इसको दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में केवल आप इतने ही क्वेश्चन यदि रेडी कर लेते हैं, ओके, तो हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अवश्य आ जाएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, मैग्नेटोस्टैटिक, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये पूरा टॉपिक जो है इस बार मैग्नेटोस्टैटिक से रिलेटेड है, ठीक है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन बताया था, इस बार मैग्नेटोस्टैटिक के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट निकालते हैं फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी कितनी आती है, dB इक्वल टू μ0, दिस इज द परमिएबिलिटी इंक्रीज μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए जो कि किसी वायर में है। तो किसी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, तो इसको बायो-सेवर्ट ने
डिफाइन किया है, ये फार्मूला है। अगर फॉर कंप्लीट वायर के लिए लेते हैं या इंटायर वायर के लिए लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर इंटायर वायर के कंडीशन में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन भी है बायोट सेवर्ट लॉ के। बहुत सारे एप्लीकेशन का मतलब कि करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक हम लोग कॉइल्स के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट पे जहां भी कहेगा। ओके, तो इस तरह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बायोट सेवर्ट लॉ के। उस एप्लीकेशन को भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि वहां पे जो एप्लीकेशन करेंगे इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है लॉरेंज फोर्स। ओके, तो लॉरेंज फोर्स में हम लोगों को क्या डिफाइन करना रहता है, फोर्स इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, ओके, ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और इसी को हम लोग सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। ओके, अगर हम लोग क्यू इक्वल टू यूनिट ले लें, चार्ज अगर हमारा यूनिट है, वेलोसिटी भी अगर हमारा यूनिट है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है दिस इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, ये हमारा वैल्यू आएगा एफ इक्वल टू बी। तो इसको हम लोगों को दिखाना होगा, लॉरेंज फोर्स को डिफाइन कर देना होगा इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद है व्हाट इज एम्पियर सर्कुटल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं एम्पियर सर्कुटल थ्योरम के। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड ए क्लोज पाथ। ओके, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। जो भी हम सरफेस लेंगे अराउंड ए क्लोज पाथ उसके द्वारा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट आएगा और उसकी वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ये हमारा लाइन इंटीग्रल का नोटेशन है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, तो इस चीज को हमें दिखाना होगा डिराइव करके अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल थ्योरम के द्वारा, और इसके जो भी इसको अप्लाई करके जो भी हम लोग इसके एप्लीकेशन होंगे वहां पे इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है सोलिनॉइड या टॉरॉइड। सोलिनॉइड या टॉरॉइड में हम लोग करते क्या है कि एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं और उसको हेलिक्स पे बाउंड कर देते हैं, ठीक है। उसके कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। ओके, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो वैल्यू हमारी क्या आती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, तो ये एक लॉन्ग हेलिक्स रहेगा, उस पे एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर जो है वो बाउंड रहेगा। ओके, और उसमें करंट फ्लो होगा, उसके कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन जहां भी निकालना होगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा टॉरॉइड है, तो यहाँ पे तो हमारा हेलिक्स होता है, टॉरॉइड जो है वो हमारा सर्कुलर रहता है और वो भी हमारा इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर के द्वारा बाउंड रहता है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप से रहेगा आपको। ओके, और इसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा और इसके कारण जो है हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना होगा, और वो भी मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा उसकी भी वैल्यू हमारी इतनी ही आती है, म्यू नॉट एन आई। आई यहाँ पे करंट है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी है इन फ्री स्पेस के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है न कि डाइलेक्ट्रिक से। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया 8, 9, 10। पहला क्वेश्चन है
एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोगों को फैराडे के दो लॉ हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम लोगों को बताना है। जिसमें हम लोग पहले लॉ में क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक कर देते हैं सर्किट से और उसको चेंज करते हैं। उसके चेंज करने से हम लोगों को क्या होता है कि उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ फैराडे का। उसके बाद सेकंड लॉ में क्या है कि हम लोगों ने ये देखा है एक्सपेरिमेंटली कि जब हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है उस सर्किट में, ओके, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा उस सर्किट में तो वो ईएमएफ प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि उस सर्किट में लिंक्ड हो रहा है। तो उस सेकंड लॉ को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी दिखाएंगे। इसके बाद है लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन इट। तो लेंज लॉ में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही अटैच है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि जो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है सर्किट में, तो दिस इज सच दैट इट अपोज ऑलवेज, ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट प्रोड्यूस। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। ठीक है, या जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो करंट का अपोज करेगा। ओके, तो दिस इज द लेंज लॉ। इसके बारे में हम लोग बताएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी करेंगे कि अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल है जिस चीज के लिए, ओके, जिसके कारण प्रोडक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसके कारण कि करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग बताएंगे और इसको एक्सपेरिमेंटली भी दिखाएंगे। इसके बाद है राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन एंड डिराइव ईच इक्वेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल के जो है वो 4 इक्वेशन है, उस चारों इक्वेशन को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा और फिर डिराइव करना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन बोलेगा एग्जामिनेशन में उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि डिराइव करके दिखाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, वो है डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद सेकंड क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेबा बी अपॉन डेबा टी। दिस इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ है डेल क्रॉस एच। ओके, ये सब वेक्टर फॉर्म में है। ओके, उसके बाद फोर्थ है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेबा डी अपॉन डेबा टी। इस पे हम लोग जो है ये सभी हमारे वेक्टर नोटेशन में है। ओके, इस पे हम लोग वेक्टर लगा भी सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे 4 मैक्सवेल इक्वेशन हो गए। अब इसके बाद इन चारों मैक्सवेल इक्वेशन को हमें डिराइव भी करना पड़ेगा। ओके, जो मैक्सवेल इक्वेशन कहेगा उसको हमें डिराइव करके दिखलाना पड़ेगा। ओके, कभी कभी 4 भी दे देता है, कभी कभी 1 या 2 जो है वो दे देगा और कहेगा कि सो दैट दिस मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दिखाना होगा और इसके बारे में यदि हम बता देते हैं अगर, क्योंकि अब यही हमारा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटोस्टैटिक में। ठीक है, इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, ये मैग्नेटोस्टैटिक में है। अब इसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। ओके, ये हमारा जो है ये जो क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से है। ठीक है,
इसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन दिया था, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग रेडी कर लेंगे। उसमें एक आध टॉपिक और आप रेडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जैसे बीटा ट्रांस है, ठीक है, उसको आप लोग रेडी कर सकते हैं। वहाँ पे कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, लेकिन इस बार के सिलेबस में हम समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं हैं, इसलिए आप लोग जितना हम बता रहे हैं उतना ही रेडी करते जाएंगे तो भी अच्छा है। ओके, और उसको भी एक्स्ट्रा में आप रेडी रखेंगे बीटा ट्रांस को। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी जो है हम लोग डिफाइन करेंगे, ये हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, डिटरमाइन करता है कि हाउ इजीली ए स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि किसी स्पेसिमेन को कैसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इसको हम लोग इस फार्मूले के द्वारा दिखाते हैं, I/H। ओके, तो यहाँ पे I जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और H जो है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ओके, इन दोनों में हम लोगों को रिलेशन दिखाना रहता है एंड दिस इज द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। तो ये हम प्रत्येक मटेरियल के लिए ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, जैसे कि प्रत्येक मटेरियल को तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन सभी मटेरियल के लिए हम लोग जो है वो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी फाइंड करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सप्लेन क्यूरी टेम्परेचर में हम लोगों को जो है इस पर मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी के ही फार्मूले को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और वो है ओके, तो ये मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी हम लोग पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए निकालते हैं। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है और थीटा जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है। तो इस फार्मूले को हमें प्रत्येक के लिए पैरामैग्नेटिक और जो है वो फेरोमैग्नेटिक के लिए दिखाना है और इसके द्वारा हम लोगों को ग्राफ भी शो करना रहता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन फोर्स टू द टेम्परेचर के बीच में हम लोग एक ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाते हैं। वो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से शो होता है, I/H/T मैग्नेटाइजेशन फोर्स टू द टेम्परेचर के बीच में हम लोग ग्राफ भी हम लोगों को दिखाना रहता है। जो भी हम लोग मटेरियल लेते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ओके, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ओके, तो इतना काम यदि हम लोग कर देते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि थीटा जो है वो टी से ग्रेटर है कि लेस है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के कंडीशन में, और इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स टू द टेम्परेचर के बीच में हम लोग जो है वो ग्राफ फाइंड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इतना अगर हम दिखा देते हैं हमारा क्यूरी टेम्परेचर का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इतना हम समझ रहे हैं कि सफिशिएंट है। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हिस्टैरिसीस एंड इट्स कर्व। तो हिस्टैरिसीस और इसके कर्व के बारे में हम लोगों को बताना है। तो हिस्टैरिसीस कर्व के द्वारा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और उसका एक कर्व भी हम लोग बनाते हैं, एक फिगर भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। वो फिगर कुछ हमारा इस तरह से रहेगा, इधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे देंगे वाई एक्सिस पे और इधर जो है हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे देंगे इस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इसके बीच में जो हम लोगों का ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनता है।
ठीक है, कुछ इस टाइप से ये फिगर हम लोगों का बनेगा, या हम लोग इसको थोड़ा सा ओके इस टाइप से ये फिगर हम लोग दिखाएंगे। ओके, और हमने क्या बताया कि इधर हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और इधर हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके बीच में हम लोग रिलेशन दिखाएंगे। और ये जो हमारा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये टेस्ला में रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये इसकी यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर में रहेगी। ओके, और इसके द्वारा जो है वो ये रिप्रेजेंट होगा कि जो भी हम लोगों के पास मटेरियल है जो हम लोग एक ले रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में हिस्टैरिसीस कर्व के द्वारा हम लोग उसके बिहेवियर के बारे में देखते ही पता लगा लेंगे कि जो मटेरियल है आफ्टर टेकन थ्रू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इतना अगर हम बता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में रिलेशन, दिस इज द हिस्टैरिसीस कर्व, और इसका ये फिगर प्लॉट कर देंगे और दोनों तरफ हम लोग वैल्यू भी दिखा देंगे, ठीक है, कि इधर वैल्यू हमारी कितनी आएगी। इधर हमारी वैल्यू जो रहती है वो 100 मैग्नेटाइजिंग फोर्स 200 ऐसे करके लेते हैं, 300 करके, और इस तरफ हम लोग ले लेंगे एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ला में हम लोग लेंगे 0.5 1, ठीक है, 1.5 2 ऐसे करके हम लोग लेते जाएंगे टेस्ला में, ठीक है, और इधर हम लोग नेगेटिव दिखा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये हमारा कंप्लीट होने के बाद जो है वो हम लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 पे आना है, और उस सेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और इन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में दिखाना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ले लेंगे। तो वो मैक्सवेल इक्वेशन हमारा क्या है, डेल डॉट ई इक्वल टू 0 फॉर फ्री स्पेस के कंडीशन में, डेल डॉट डी इक्वल टू 0, ये भी फॉर फ्री स्पेस के कंडीशन में, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेवा बी अपॉन डेवा टी, या बी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रख देंगे म्यू नॉट एच। ओके, ये इस चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट डेवा एच अपॉन डेवा टी। ओके, इसके बाद जो है डेल क्रॉस एस ले लेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग वेक्टर लगाते जाएंगे। ओके, वेक्टर हम लोग लगाते जाएंगे। उसके बाद डेल क्रॉस एच हम लोग निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेवा ई अपॉन डेवा टी। ओके, ये हम लोग चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो फॉर फ्री स्पेस के लिए लेकर के चलेंगे, ठीक है। और इसी के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसी के द्वारा हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डेवा 2e डेवा 2e डेवा टी स्क्वायर, और इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, डेवा 2y अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर डेवा 2y डेवा टी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, और इसी के द्वारा हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी वेलोसिटी आती है, इन दोनों को ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर कर देंगे, उससे हम लोगों की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और सेम जो है हम लोग कंडक्टिंग मीडियम में भी दिखाएंगे, वहां भी हम लोग ये सब चीजें ऐसे ही दिखाएंगे, वो कंडक्टिंग मीडियम में रहेगा। और क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी हम लोग कंडक्टिंग मीडियम में दिखा देंगे। इतना काम हम लोगों को करना होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही आता है इसमें से, या तो वैक्यूम के लिए आएगा या कंडक्टिंग मीडियम के लिए आएगा। ओके, अब उसके बाद है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, एक्सप्लेन इट। तो हम लोगों को पॉइंटिंग वेक्टर को दिखाना है। पॉइंटिंग वेक्टर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E क्रॉस X के द्वारा।
ठीक है, E क्रॉस H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंटिंग वेक्टर हम लोगों को क्या बताता है, ये हम लोगों को बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, ये अमाउंट ऑफ कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कि कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है एक यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पर यूनिट टाइम। ओके, इस चीज को हम लोगों को निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, इसके प्रत्येक टर्म के बारे में भी हम लोगों को बताना पड़ेगा। ये पॉइंटिंग वेक्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारी लाइट आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है एक मीडियम से, वो दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो पहले ही मीडियम में वो टोटल जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में ही चली आए। तो अगर ये कंडीशन हम लोगों को दिखाना होगा, ओके, ये इंटरफेस हम लोग ले लेंगे, ओके, और यहाँ पे हम लोग ये बाउंड्री ले लेंगे और हमारी वेव्स जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और उसी मीडियम में जो हमारी वेव रहेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए हम लोगों को कंडीशन दिखाना होगा और वो कंडीशन हमारा क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल हम लोगों का बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये इंसिडेंट एंगल जो रहेगा वो क्रिटिकल एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा। उसी कंडीशन में हमारी जो इंसिडेंट वेव रहेगी वो सेम मीडियम में क्या होगी कि वापस चली आएगी, मतलब कि I इज ग्रेटर देन C फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कंडीशन दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, कि कैसे ये पॉसिबल होगा। ओके, क्रिटिकल एंगल जो है हम लोगों को दिखाना होगा और साइन C की वैल्यू भी हम लोग दिखा देंगे इसके द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके अलावा हमने बताया था एक दो क्वेश्चन और है जो कि चूंकि आपका सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर आप उस एक दो क्वेश्चन को और रेडी कर लेते हैं तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, जिससे कि हम समझ रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जैसे कि अभी हमने बताया था बीच में बीटाट्रॉन, ओके, उस बीटाट्रॉन को आप यदि रेडी कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है, और वहां पे हम लोग बीटाट्रॉन में करते क्या है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा बीटा पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों को बताना होगा, या हम लोग इलेक्ट्रॉन एट अ वेरी हाई एनर्जी पे उसको एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक आध क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको रेडी करें। हमने इसीलिए आप लोगों को इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, जैसे वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका थ्योरी और उसका वर्किंग जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का हम लोग को मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का देना रहता है। ओके, लेकिन वो आपका रिड्यूस सिलेबस है इसलिए आपको जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉसियस-मोसोट्टी, ठीक है, क्लॉसियस-मोसोट्टी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर आप रेडी कर लेंगे तो अच्छा है, और नहीं तो हम जितना अभी तक हमने ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन दिया है, इतना क्वेश्चन भी यदि आप रेडी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम समझ रहे हैं कि ये पेपर आपका रेडी हो जाएगा। और इसके पहले हमने आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का पेपर दिया था, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन मिला करके हम समझ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।